हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी एडवाइस में। फ्रेंड, आज मैं बहुत ही बड़ा अपडेट देने वाला हूँ। ये अपडेट है एनपीसीआई का एपीएस ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग। अभी एक से एक झटके एनपीसीआई जो भी रिटेलर हैं, किसी भी वो कंपनी के हो, चाहे वो स्पाइस मनी हो, पे नियर बाई हो, डीजी पे चलाते हो, फिनो पेमेंट बैंक के हो या एयरटेल पेमेंट बैंक के हो, मतलब किसी भी कंपनी के एपीएस संचालक है, उनके लिए बहुत ही बड़ा झटका पे झटका लग रहा है और उनको ट्रांजेक्शन करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। बहुत से रिटेलर परेशान हो जा रहे हैं ट्रांजेक्शन करने में, ऐसे-ऐसे नियम एनपीसीआई लेके आया है। तो आखिर ये एनपीसीआई नियम क्यों लेके आया है और ऐसा क्या-क्या नियम है जो अभी नया-नया इम्प्लीमेंट हुआ है जिसकी वजह से अभी दिक्कत हो रहा है? देखिए, मेरा थंबनेल आपको दिख ही गया होगा, एक और बड़ा झटका एनपीसीआई रिटेलर के साथ कर रहा है खिलवाड़। अब रिटेलर हो जाएँगे बर्बाद। तो एक-एक करके मैं पूरा पॉइंट आपको बताऊँगा कि क्या कौन-कौन सा एनपीसीआई के नया-नया गाइडलाइंस है, जिससे आप लोगों को सतर्क रहना है, जिसमें आपको सुधार करना है और जिसका आपको सामना करना पड़ेगा आपको। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो एनपीसीआई आपको बदलने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना होगा सभी अपडेट को। एक तो आप रिटेलर हैं, तो रिटेलर है आपको दिक्कत हो रहा है, एकदम लाज़मी है दिक्कत हो रहा है, सभी रिटेलर को दिक्कत हो रहा है। लेकिन दूसरा पहलू ये है, अगर कोई कस्टमर है, उसके नज़रिए से आप देखिए उसके लिए अच्छा हो रहा है। तो एनपीसीआई जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे जनसंख्या है, उस पे वो ध्यान देगी ना, क्योंकि हम लोग रिटेलर बहुत कम है। भारत की जनसंख्या जो एईपीएस से पैसा निकालते हैं, उनका संख्या ज़्यादा है। उनके साथ ही भई बहुत ज़्यादा फ्रॉड की केसेस हो रही है, इसीलिए इतना नियम लेके एनपीसीआई आया है। तो अभी एक-एक करके हम आपको देख लेते हैं, क्या-क्या नया अपडेट आया है, जिससे हमारे रिटेलर सबको बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो सबसे पहला मैं आपको एनपीसीआई का गाइडलाइन दिखा देता हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा एनपीसीआई एपीएस, एनपीसीआई का न्यू गाइडलाइंस। जो सबसे पहला गाइडलाइन है एनपीसीआई का, वो यह है कि एपीएस कैश विड्रॉल करने पे रिटेलर को 50 के गुणक मतलब मल्टीपल में ट्रांजैक्शन करना है। ये फ्रेंड सबसे बड़ा जो सबसे पहला अपडेट आया था एनपीसीआई का, यही आया था कि जो भी आप लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, उसको 50 के गुणक में करना है। जैसे मिनिमम आपको ₹100 ट्रांसफर करना है, मैक्सिमम ₹10,000। उसके बीच में जो भी ट्रांज़ैक्शन करे, उसको 50 के गुणक में, जैसे कि 100, 100, 150, 200, 1000, 1050, 2000, 2150, मतलब जो भी हो, मतलब 50 के गुणक में होना चाहिए, तब भी जाके आपका ट्रांज़ैक्शन सक्सेस होगा। अदरवाइज़ आप ट्रांज़ैक्शन कीजिएगा, वो ट्रांज़ैक्शन फेल होगा और भिन्न-भिन्न प्रकार के आपको एरर देखने को मिलेगा। तो आप लोग कभी भी ट्रांज़ैक्शन करें, तो आप ऐसे ही ट्रांज़ैक्शन करें 50 के मल्टीपल में, आपका ट्रांज़ैक्शन सक्सेसफुल होगा। तो ये हो गया पहला नियम जो आप लोगों को बरतना है। इससे इस एनपीसीआई के न्यू गाइडलाइन से यह हुआ कि बहुत से रिटेलर थे जो कि कस्टमर का किसी का 1010 निकालते थे, 2020 निकालते थे, 3030 निकालते थे, 4040 निकालते थे। अब उनका ये ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएगा, जो लोग फ्रॉड करके इस क्योंकि ऐसे ट्रांजेक्शन को एनपीसीआई फ्रॉड मानता है, इसलिए इस ट्रांजेक्शनों को बंद कर दिया है, उनका भी एक्स्ट्रा कमीनी बंद हो गया। तो ये तो एक सबसे बड़ा दिक्कत हुआ है बहुत से रिटेलर को, जो इस तरह से एक्स्ट्रा कमाई करते थे। दूसरा अपडेट हम आपको बता देते हैं, दूसरा अपडेट क्या है। दूसरा जो सबसे बड़ा और सबसे ये भयंकर आपको अपडेट माना जाएगा, जो एनपीसीआई का गाइडलाइन है। ये गाइडलाइन है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का, 2FA। देखिए 2FA जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, दो टाइप का है। एक तो था रिटेलर के लिए, दूसरा है रिटेलर एंड कस्टमर दोनों के लिए। तो पहला 2FA मैं बता देता हूँ जो रिटेलर के लिए था। पहले आईडी क्या था, केवल आईडी पासवर्ड होता था। कोई भी आपके दुकान पे जैसा कोई आपका स्टाफ है, चाहे आप नहीं है, कोई और भी चला रहा है एपीएस, तो किसी को भी अपना आईडी पासवर्ड दे देते थे, लॉगिन करके वो ट्रांज़ैक्शन करता था, उसको कुछ नहीं करना पड़ता था। लेकिन एनपीसीआई ने ये बोला, फ्रॉड को देखते हुए ये बोला कि नहीं, अब ऐसे नहीं होगा। जिसके नाम पे आईडी है, उसको जब वो आईडी लॉगिन करेगा, फर्स्ट टाइम उसको अपना फिंगर लगाना होगा, तभी जाके वो एपीएस का इस्तेमाल कर पाएगा। तो ये तो गाइडलाइन आपको इम्प्लीमेंट हो गया, सभी लोगों ने फॉलो करना स्टार्ट किया। इससे भी किसी रिटेलर को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। तो क्या होता था कि कोई भी रिटेलर हुआ, अपने फैमिली में कोई दुकान पे उनका बैठा हुआ है, उनके रिटेल पॉइंट पे बैठा हुआ है, तो उसका अपना आईडी उनको लॉगिन करके अपना फिंगर लगा के दे दिए, क्योंकि एक बार फिंगर लगाने के बाद वो 24 घंटे के लिए वैलिड रहता था। 24 घंटे के बाद ही दोबारा फिंगर लगाना पड़ता था। तो आसानी से काम में हो जाता था, किसी को कहीं दिक्कत नहीं होता था। लेकिन जो अभी नया गाइडलाइन आया है, ये जो कस्टमर के 2FA वाला, ये बहुत ही डेंजर है। क्योंकि इसमें यह किया गया है, देख लीजिए, मैंने इसमें आपको इस सामने दिख रहा होगा मेरे पीपीटी में, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA मतलब
आप अभी जो भी कैश विड्रॉल ट्रांजेक्शन करेंगे उसमें रिटेलर और कस्टमर दोनों का फिंगर लगेगा, तब जाके आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होगा। फिर आपके सामने दिख रहा होगा, मतलब यह हुआ कि अब आपको फर्स्ट टाइम आईडी लॉगिन करते उस समय फिंगर तो लगाना ही लगाना है। प्लस अगर आप कोई भी सिंगल ट्रांजेक्शन करते हैं उसमें सबसे पहले आपका फिंगर लगेगा रिटेलर का, उसके बाद कस्टमर का फिंगर लगेगा, तब जाके आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होगा, नहीं तो आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। अब इसका मतलब यह हुआ कि जिसके नाम पे आईडी है उनको ही रह के ट्रांजेक्शन करना होगा। अब कोई भी अदर व्यक्ति, कोई भी आपका स्टाफ हुआ या फैमिली के हुए, वो आपके आईडी से आपके नाम के आईडी पे ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएँगे। तो ये सबसे बड़ा अपडेट है, जिससे बहुत से रिटेलर को दिक्कत हो रहा है। बहुत से रिटेलर मुझे मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि सर ये अपडेट जो आया है एनपीसीआई ने बहुत गलत किया है। हाँ, इस अपडेट से सबसे ज़्यादा दिक्कत परेशानी रिटेलर को हुआ है और इस अपडेट से बहुत से रिटेलर को ऐसा लग रहा है कि अब एईपीएस चलाने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहे दूसरा काम इसके अलावा। तीसरा, बहुत से रिटेलर ये बोल रहे हैं कि सर क्या एईपीएस अब ये बंद हो जाएगा इन सब अपडेटों की वजह से? देखिए एईपीएस बंद नहीं होगा, बट रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा फ्रॉड ट्रांज़ैक्शन हुआ है ना, उसको लेके एनपीसीआई ये सब कदम उठा रहा है। अब मैं तीसरा अपडेट आपको दिखा देता हूँ जो अभी आया है अपडेट। तीसरा अपडेट ये जो बहुत ही बड़ा अपडेट है और ये फ्यूचर आप लोगों का जो भी एईपीएस संचालक है उनका बर्बाद कर देगा। ये बर्बाद करने वाला फ्यूचर अपडेट है। ये अपडेट है एनपीसीआई का न्यू गाइडलाइन है एईपीएस डेबिट फैसिलिटी इज़ डिसेबल्ड। जो बहुत से बैंकों ने कुछ बैंकों ने इसको अप्लाई भी कर दिया है, लागू भी कर दिया है। ये अपडेट क्या है मैं बता देता हूँ। एनपीसीआई ने सभी बैंकों को ये आदेश दिया है कि जो भी कस्टमर एईपीएस यूज़ नहीं करते हैं, यूज़ नहीं करना चाहते, उनकी एईपीएस कैश विथड्रॉल की फैसिलिटी बंद कर दे। ये एनपीसीआई और बैंक के बीच में सितंबर महीने में उनका मीटिंग हुआ था। उस मीटिंग में एनपीसीआई ने फ्रॉड ट्रांज़ैक्शन रोकने के लिए बैंक से सलाह माँगा कि ऐसे ऐसा क्या किया जाए जिससे कि फ्रॉड ट्रांज़ैक्शन हम लोग रोक सकें। तो एनपीसीआई ने ये भी बोला कि अगर बैंक अपना जो भी कदम उठाना चाहती है इन सब चीज़ों फ्रॉड ट्रांज़ैक्शन से निपटने के लिए वो उठा सकती है। तो इसी में जो फैसिलिटी अभी ये हुआ है एपीएस डेबिट फैसिलिटी डिसेबल, मतलब बैंक अपने स्तर से जब चाहे किसी का भी एपीएस से कैश विथड्रॉल की जो फैसिलिटी है, सर्विस है, उसको बंद कर सकती है। इसमें सबसे पहले इंडियन बैंक ने इसको लागू कर दिया है। इंडियन बैंक ने अपने अपने बैंक से एपीएस का जो भी कैश विथड्रॉल होता था, उसको बंद कर दिया है। अब एपीएस में इंडियन बैंक का कैश विथड्रॉल नहीं होता है। आगे चल के बहुत से बैंक इस नियम को फ़ॉलो करेंगे और वो अपना एपीएस सर्विस बंद करेंगे। ऑलरेडी पहले से ही आपको सेंट्रल बैंक का पैसा नहीं निकलता है, सबको पता है। उन्होंने बंद कर दिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा का वही दिक्कत है। आगे चल के ये सर्विस आपको एसबीआई भी लागू कर देगी। एसबीआई से भी आप लोग अब पैसा नहीं निकाल पाएँगे। तो आगे चल के जो एटीएस का फ्यूचर दिख रहा है ना, वो थोड़ा-सा बहुत ही मतलब क्रिटिकल दिख रहा है। मतलब आगे फ्यूचर इसका नहीं दिख रहा है। आगे कुछ ऐसा टाइम आएगा और भी ऐसे ही फ्रॉड अगर होता रहा, तो एनपीसीआई इसको बंद भी कर सकता है। तो आप लोग थोड़ा-सा सोच समझ के काम करें और ये फ्रॉड ट्रांज़ैक्शन अगर कोई भी संलिप्त है, इसका आप लोग कंप्लेंट दर्ज करें, बैंक में करें, एनपीसीआई को करें। क्योंकि ये चीज़ें अगर होता रहा, तो फिर ये एईपीएस सभी बैंक धीरे-धीरे बंद कर देंगे। और सभी बैंक ही अगर एईपीएस बंद कर देंगे तो फिर एनपीसीआई एईपीएस सर्विस को भी नहीं चलाएगा, वो बंद कर सकता है। अगला अपडेट मैं आपको बता देता हूँ। अगला अपडेट जो आने वाला है फ्रेंड, ये आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा और पहले से भी एनपीसीआई ने ऑलरेडी सभी कंपनियों को और बैंक को ये गाइडलाइन दे चुका है, लेकिन अब एकदम होगा। ये जो अपडेट है इसमें यह है रिटेलर पॉइंट फिजिकल वेरिफिकेशन। बहुत से कंपनी ने पहले क्या किया है, स्टार्टिंग में आईडी घर बैठे बना देते थे, कहीं नहीं जाते थे, उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड डॉक्यूमेंट मँगाए, बैठे-बैठे कहीं से भी आईडी क्रिएट हो जाता था, वो अपना एपीएस चलाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन नहीं, अब एनपीसीआई ने कर दिया है कि जो पहले बन गया था बन गया, लेकिन अभी उन सभी रिटेल पॉइंट का किसी भी कंपनी का आईडी अगर चल रहा है, उसका फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए। जो कंपनी नहीं करेगी, उस पे बहुत बड़ा पेनल्टी लगाने वाला है एनपीसीआई। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आगे, आप किसी भी कंपनी बैंक का एटीएस आईडी चलाते हैं तो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। उसे कंपनी के एम्प्लॉयी या बैंक एम्प्लॉयी आपका सेंटर वेरीफाई करेंगे। यही होगा जिस भी कंपनी का आपने आईडी लिया हो, जैसे आपने फिनो का लिया हो, स्पाइस मनी, पे नियर बाई, रैपी पे, मतलब किसी भी कंपनी का आपने लिया हो, तो उसके एएसएम हो, टीएसएम हो या स्टेट कोई भी आपका सेंटर आके वेरीफाई करेंगे। अब उनके साथ अगर काम करते हैं, वेरीफाई करेंगे, आपका फिजिकल फोटो अपलोड करेंगे, तब जाके आपका सेंटर वेरीफाई हो जाएगा, तब आप आसानी से काम कर पाएँगे। तो ये बहुत ही जल्दी ये आपको, अगर आपका सेंटर वेरीफाई है तो कोई इश्यू नहीं है, अगर नहीं है वेरीफाइड और आपने ऑनलाइन आईडी लेके कहीं से चला रहे हैं, तो जानिए आपका सेंटर वेरिफिकेशन होगा, तभी आपका आईडी चलेगा, अदरवाइज़ आपका आईडी नहीं चलेगा, बहुत जल्दी आपका आईडी बंद होने वाला है। तो इस पे काम स्टार्ट हो चुका है, रिटेलर पॉइंट फिजिकल वेरिफिकेशन पे। और ये जो अपडेट है, जो सबसे मतलब क्या बोले, मतलब
ये बहुत बुरा ही अपडेट है एपीएस फ्रॉड और चार्जबैक केस का। मतलब एपीएस फ्रॉड और चार्जबैक केस से एकदम एनपीसीआई परेशान हो चुका है। इस चीज़ों को थोड़ा-सा हम रिटेलर भाई जो हम लोग इरिटेट हो जा रहे हैं ना कि एनपीसीआई क्या-क्या नियम लेकर आ रहा है। बट आप समझिए कि बहुत से ऐसे-ऐसे कस्टमर हैं ना, जो मतलब उनका ऐसे-ऐसे कंप्लेन आ रहा है कि वो कहीं गए नहीं है, फिर भी उनके खाते से पैसा निकल रहा है। ऐसे-ऐसे फ्रॉड हो रहा है। इसको देखते हुए एनपीसीआई को ये सब कदम उठाना पड़ रहा है। अब देख लीजिए, ध्यान रखिए, ये जो गाइडलाइन है एकदम ज़रूरी है और सभी रिटेलर को अपने ज़िम्मेवारी के साथ इसको करना होगा। नहीं कीजिएगा तो फिर आपको दिक्कत होगा, आप फँस सकते हैं इन सब केसों में। देखिए, कोई भी एईपीएस फ्रॉड या चार्जबैक का केस आता है, तो इसकी ज़िम्मेवारी रिटेलर का होगा। ये ध्यान रखिए, अगर आप किसी भी कंपनी का आईडी चलाते हैं, अगर आपका ट्रांज़ैक्शन फेल होता है, चाहे या फ्रॉड ट्रांज़ैक्शन होता है और उस पर चार्जबैक केस आता है, तो उसकी ज़िम्मेवारी आपको होगा। उसका आपको प्रूफ़ आपको देना होगा, एनपीसीआई को देना होगा, चाहे उस कंपनी को देना होगा। वो आपको बैंक को प्रस्तुत करेगी, एनपीसीआई को, आरबीआई को प्रस्तुत करेगी, तब तो आप बच सकते हैं अगर प्रूफ़ होगा तो। नहीं तो आपको उसका पैसा जो भी है चार्जबैक के साथ, मतलब पर डे का आपको ₹100 आपको एनपीसीआई का चार्जबैक है, उस चार्जबैक के साथ आपको रिटर्न करना होगा उस पैसे को, ध्यान रखिएगा। आपको करना क्या होगा? आपको करना होगा रजिस्टर मेंटेन करके कस्टमर का ट्रांज़ैक्शन का डिटेल रखना होगा। फ्रेंड, जो भी आप ट्रांज़ैक्शन, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, जो भी एईपीएस संचालक हैं, रिटेलर भाई हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बंधु हैं, वो जो भी आप एक सिंगल ट्रांज़ैक्शन भी कर रहे हैं कस्टमर का, उसका आप रजिस्टर मेंटेन ज़रूर करें। मार्केट में बहुत से आपको रजिस्टर मिल जाएगा, आप रजिस्टर खरीद लें मार्केट से, उसपे कस्टमर का कम से कम आप जो भी ट्रांज़ैक्शन करते हैं उसका मोबाइल नंबर, उसका आप आरएनआर नंबर जो होता है ट्रांज़ैक्शन सक्सेसफुल, उसका डेट, कितना अमाउंट उसका बच गया वो, आपने कितना विथड्रॉल किया हो उसका प्लस सिग्नेचर, ये चीज़ ज़रूर मेंटेन करें। अगर कहीं किसी चीज़ पे आपको लगता है, जैसे आपको सर्वर की इश्यू से कभी ट्रांज़ैक्शन फेल्ड हो जाता है, आपको लगता है कि पैसा कहीं फँस सकता है, उस स्थिति में उस कस्टमर का ज़रूर आधार कार्ड और पैन कार्ड का या आधार कार्ड का ज़ेरॉक्स करके ज़रूर अपने पास रख लें। इससे यह होगा कि कभी भी अगर वो कस्टमर चार्जबैक कंप्लेन करता है, तो आपके पास डॉक्यूमेंट रहेगा प्रूफ के तौर पर कि हमने ये ट्रांज़ैक्शन किया, ये फेल हो गया या सक्सेस हो गया, ये प्रूफ है। तो प्रूफ के तौर पे आप उसका रजिस्टर मेंटेन करा के रखें, वो प्लस आधार कार्ड का ज़ेरॉक्स कॉपी दे सकते हैं, जिसकी वजह से आपका चार्जबैक केस सॉल्व हो जाएगा, आप पे कोई भी फ्रॉड चार्जेस नहीं लगेगा। तो इस तरह से आप लोग आसानी से बच सकते हैं। तो ये 5 गाइडलाइन है जिसको आप लोग एकदम अच्छी तरह से फॉलो करना होगा, अगर आपको एईपीएस को सही से काम करना है, आपको बिज़नेस को ग्रोथ करना है। तो आज का अपडेट यही था। अगर अपडेट आप लोग को अच्छा लगा हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं हमेशा ऐसे ही नए वीडियो लाते रहता हूँ। धन्यवाद।